अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुना क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1 स्टार्ट की थी तो पीछे हमने देखा कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है क्या, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी। फिर हमने कंफर्म किया कि उस हमारे पास जो क्वांटम पार्टिकल था उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है वो हमारे पास सिंगल वेव नहीं बल्कि कई सारी वेव इकट्ठी उन्होंने ग्रुप बनाया, पैकेट बनाया और वो पैकेट हमारे पास उस पार्टिकल के साथ मूव कर रहा है। हमने कंफर्म किया कि हमारे पास जो मैटर वेव होती है वो हमारे पास एक ग्रुप वेव होती है। उसके बाद हमने कुछ ऑपरेटर को देखा जो कि हमारे पास उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट थी उसकी इंफॉर्मेशन हमें देते थे। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर पढ़ा, मोमेंटम ऑपरेटर पढ़ा, टोटल एनर्जी ऑपरेटर पढ़ा और फिर हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को पढ़ी जो कि हमारे पास उस क्वांटम पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती थी जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ अगर वो उस रीजन में मूव करे जिसमें हमारे पास पोटेंशियल भी हो तो उस वक्त उस पार्टिकल की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती थी श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमें बेसिकली वेव फंक्शन देती है, उस हमारे पास पार्टिकल के साथ जो वेव जुड़ी होती है उसकी इक्वेशन देती है जिसको हमने वेव फंक्शन का नाम दिया। और जब हमें वेव फंक्शन मिल जाए तो उस वेव फंक्शन से हम ऑल इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास डायराक नोटेशन, हमारे पास हम देखेंगे कि हमारे पास कैट और ब्रा है क्या। उसके बाद हम इनर प्रोडक्ट देखेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे और फिर हम न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं, डायराक नोटेशन क्यों हम इसको पढ़ते हैं, क्या वजह थी कि हमें इसको पढ़ना पड़ा। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर इंशाल्लाह आपको लास्ट में मिल जाएंगे। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो डायराक नोटेशन था तो स्टूडेंट हमारे पास सिंपली डायराक नोटेशन कुछ भी नहीं, हमारे पास जो वेव फंक्शन हमें मिलता है। क्या स्टूडेंट, हमारे पास जो हमें वेव फंक्शन मिलता है ये वाला, ये वेव फंक्शन को और इसके रिलेटेड हमारे पास जो क्वांटिटीज होती हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायराक साइंटिस्ट था, उसने कुछ नोटेशन को यूज किया। उन नोटेशन का नाम हमारे पास डायराक नोटेशन या कैट एंड ब्रा नोटेशन है। स्टूडेंट, क्या हमारे पास सिंपली कुछ भी नहीं है, हमारे पास जिस तरह ये एक वेव फंक्शन था जो कि उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट थी उसकी इक्वेशन है। जिस तरह हमारे पास वेव में हम देखा कि हमारे पास उस वेव इक्वेशन को हम इससे रिप्रेजेंट करते थे। ये हमारे पास आगे फेज होता था तो हम उसको वाई से रिप्रेजेंट करते थे वेव में, लेकिन जब क्वांटम में आया तो क्वांटम में हमने उसको इस साई से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारे पास सिंपली वाई जो है वो साई में कन्वर्ट हो गया। ये भी हमारे पास उस वेव फंक्शन जो है वो वेव की इक्वेशन होती है। जिस तरह ये वेव की इक्वेशन होती है इसी तरह हमारे पास ये अब वाई किस में कन्वर्ट हो गया, साई में। तो डायराक ने क्या किया, इसी वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नोटेशन को यूज किया जिसको हम डायराक नोटेशन कहते हैं या कैट एंड ब्रा नोटेशन कहते हैं। कुछ भी नहीं है, बस हमारे पास इस वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के, इसको एक नए अंदाज से रिप्रेजेंट करने के मेथड है, नाम है जो कि हमारे पास डायराक नोटेशन कहलाता है। हम देखेंगे इसकी हमारे पास यूज है तभी तो हम इसको पढ़े हैं, तो नहीं हमने बस इसको वेव फंक्शन को नया नाम देने के लिए डायराक को नोटेशन को ले आए। इसका यूज है वो हम इंशाल्लाह लास्ट पे देखेंगे। तो सिंपली इस वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ हमारे पास एलिमेंट, कुछ नोटेशन थी, उस नोटेशन को हमने डायराक नोटेशन कह दिया। ये था हमारे पास सिंपली डायराक नोटेशन। अब हम देखते हैं कि वो हमारे पास नोटेशन है क्या थी, कौन कौन सी नोटेशन थी जो कि इस हमारे पास वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो अब हमारे पास जो पहला था वो हमारे पास था कैट, हमारे पास कैट। तो स्टूडेंट हमारे पास इस वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायराक ने कहा, उसने कहा कि हम इस वेव फंक्शन को एक कैट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमारे पास कैट की जो सिंबल होती है हमारे पास ये होती है, इस सिंबल को हम कहते हैं कैट। और इसमें हमारे पास वेव फंक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं, हमारे पास जो वेव फंक्शन था उसको हम इस तरह लिख सकते हैं इस कैट में। तो हमारे पास ये अब कैट बन जाएगा जो कि हमारे पास था सिंपली वेव फंक्शन ही, लेकिन हमने उसको रिप्रेजेंट इस तरह कर दिया। और हमारे पास जो कैट होता है वो हमारे पास एक हिल्बर्ट स्पेस का एलिमेंट होता है। अब हिल्बर्ट स्पेस हमारे पास क्या है, तो स्टूडेंट हमारे पास ऐसी स्पेस
ध्यान से स्टूडेंट, हिल्बर्ट स्पेस हमारे पास एक ऐसी स्पेस, ऐसा रीजन होता है, जिस तरह हमारे पास ये रीजन है, हमारे पास स्पेस है ना हमारे इर्द गिर्द, ये 2D है और ये हमारे पास ऐसे स्पेस है। तो हिल्बर्ट स्पेस हमारे पास ऐसी स्पेस होती है जिसमें हमारे पास कई सारे पार्टिकल के वेव फंक्शन मौजूद होते हैं। फाई होता है, साई होता है, काई होता है, हमारे पास कई सारे पार्टिकल के वेव फंक्शन और स्केलर क्वांटिटीज उस स्पेस में मौजूद होती हैं। उस स्पेस को हम हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं और वो हमारे पास ये कुछ क्वांटिटीज को भी हमारे पास फुलफिल करे तो उस वक्त वो स्पेस हिल्बर्ट स्पेस कहलाएगी, जिसमें हमारे पास कई सारे पार्टिकल के वेव फंक्शन और स्केलर क्वांटिटीज जिनकी हमारे पास डायरेक्शन ना हो, वो वाली क्वांटिटी उस स्पेस में मौजूद होती हैं। तो हमारे पास जो पहला था, जो पहली प्रॉपर्टी थी, पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि हिल्बर्ट स्पेस क्या है, क्योंकि कैट हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस का एलिमेंट होता है, क्योंकि उसी स्पेस में तो ढेर सारे हमारे पास वेव फंक्शन होते हैं और कैट हमारे पास जो वेव फंक्शन है उसी स्पेस में से हमने ये एक उठा लिया है। तो हमारे पास कैट उस हिल्बर्ट स्पेस का एक एलिमेंट है। अब हिल्बर्ट स्पेस में से हमारे पास ये होगा कि अगर दो हमारे पास वेव फंक्शन हिल्बर्ट स्पेस में है, उनको हम प्लस करें, ये हमारे पास साई है, ये फाई है, तो हमारे पास आंसर एक नया फंक्शन काई मिलना चाहिए। हमारे पास अगर उस हिल्बर्ट स्पेस में दो फंक्शन को उठाएं, उनको जमा करें, तो रिजल्ट में हमें एक नया फंक्शन मिलना चाहिए, उसको हम काई कहते हैं। ये उसकी पहली प्रॉपर्टी थी। अगर नया फंक्शन नहीं मिलता, चाहे उस स्पेस में कई सारे एलिमेंट है, उसको हम हिल्बर्ट स्पेस नहीं कहेंगे। ये हम लास्ट पे डिटेल पे देखेंगे हिल्बर्ट स्पेस का, ये एक अलहदा हमारे पास लेक्चर होगा, लेकिन हमें कुछ तो पता होना चाहिए ना कि हिल्बर्ट स्पेस है क्या। उसमें हमारे पास दूसरा ये कि ये उसमें जो हमारे पास वेव फंक्शन होते हैं, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। अगर हमने साई और हमारे पास फाई को जमा किया, तो अगर ये इक्वल होगा हमारे पास फाई और साई के, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम जगह चेंज भी कर दे तो आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए। इसी तरह हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस में जो वेव फंक्शंस होंगे पार्टिकल के, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करते हैं, कम्यूटेटिव को भी करते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करते हैं। तो ये वो उस हिल्बर्ट स्पेस की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो हमारे पास जो कट था वो हमारे पास उस हिल्बर्ट स्पेस का एलिमेंट था, जो कि सिंपली वेव फंक्शन था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है ब्रा। तो हमारे पास स्टूडेंट जो दूसरा हमारे पास रिप्रेजेंट करने था वो हमारे पास था ब्रा। ये हमारे पास स्टूडेंट कुछ भी नहीं होता, सिंपली अगर हम उस वेव फंक्शन जो कि कैट था उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, तो जो रिजल्ट में हमें चीज मिलेगी वो हमारे पास कहलाएगी ब्रा। क्या स्टूडेंट, हमारे पास अगर हम वेव फंक्शन जो कि हमारे पास कैट था उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले ले, तो जो रिजल्ट में हमें क्वांटिटीज मिलेगी वो हमारे पास होगी ब्रा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, इसको उल्ट कर दिया हमने, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिए तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्रा से, और ये हमारे पास कहलाता है उस कैट का ब्रा वेक्टर। और ये हमारे पास डुअल स्पेस का होता है, हर वेक्टर के साथ एक डुअल स्पेस हमारे पास एसोसिएट होती है, डुअल वेक्टर एसोसिएट होता है, जिसको हम ब्रा कहते हैं। तो ये सिंपली क्या था, हमने क्या किया, उस कैट का हमने क्या लिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिए। तो इसको हम करेंगे क्या कि हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास होगा वेव फंक्शन जो कि हमारे पास कैट होगा, सबसे पहले हम उसका बाहर लेंगे। हमारे पास अगर अयोटा है तो उसको प्लस में, तो उसको माइनस में कर देंगे, अगर माइनस में तो उसको हम प्लस में कर देंगे, और फिर हम इसके ऊपर ट्रांसपोज ले लेंगे। तो जो हमारे पास फाइनली चीज आएगी, पहले हमने बाहर लिया, अयोटा प्लस को माइनस में किया, माइनस को प्लस में किया, और फिर उस हमारे पास बाहर लेने के बाद ट्रांसपोज किया। अगर हमारे पास वेव फंक्शन हुआ, हमारे पास जो था उसके, हमारे पास अगर वेव फंक्शन जो था हमारे पास ये एक वेव की फॉर्म में हो सकता है और एक हमारे पास ये मैट्रिक्स की फॉर्म में हो सकता है। अगर तो वेव की फॉर्म में हो तो फिर हमें सिंपली उसका बाहर लेना पड़ेगा, प्लस को माइनस, प्लस अयोटा को माइनस में और माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बस। अगर हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में हुआ वेव फंक्शन तो उसके साथ साथ हमें उसका ट्रांसपोज भी लेना पड़ेगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो फाइनली इस हमारे पास कैट का बाहर लेने से और उसका ट्रांसपोज लेने से जो रिजल्ट में चीज मिलेगी वो हमारे पास कहलाएगी उस कैट का
ब्रा, और ये हमारे पास डुअल स्पेस नेचर का होता है। तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, सिंपली कम्प्लेक्स कंजुगेट है कैट का, जो कि हमारे पास कहलाता है ब्रा। तो ये थी हमारे पास कैट ब्रा नोटेशन, इसलिए हम इसको कैट ब्रा नोटेशन भी कहते हैं। ये हमारे पास ब्रैकेट से निकला था, जो लफ्ज़ है ना ब्रैकेट, ये हमारे पास कैट और ये हमारे पास ब्रा। तो ये हमारे पास इस ब्रैकेट से लफ्ज़ निकला था, और कैट सिंपली वेव फंक्शन है और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमारे पास ब्रा कहलाता है। अब इस कैट और ब्रा की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उनको देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टीज़ है वो ये कहता है कि हमारे पास हर कैट का एक यूनिक ब्रा होगा। क्या स्टूडेंट, हमारे पास हर कैट का एक यूनिक ब्रा होगा। अगर हमारे पास ये वेव फंक्शन मैट्रिक्स की फॉर्म में है 2 आयोटा, और हमेशा याद रखना स्टूडेंट, कैट एलिमेंट हमारे पास कॉलम की फॉर्म में होगा और ब्रा एलिमेंट हमेशा हमेशा हमारे पास रो की फॉर्म में होगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है ये कि कैट हमारे पास कॉलम की फॉर्म में और ब्रा हमारे पास रो की फॉर्म में होता है, ये हमेशा याद रखना। तो ये हमारे पास अगर कोई एक कैट एलिमेंट है तो इसका हमारे पास जो ब्रा होगा वो एक यूनिक होगा, जो कि इसका ही ब्रा होगा, किसी और कैट का वो हो ही नहीं सकता। तो इसका ब्रा हमारे पास क्या है, पहले हम इसका बार लेते हैं, फिर हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज, जो कि हमारे पास होगा 2 माइनस आयोटा, और इस हमारे पास कैट का यही ब्रा हो सकता है हमारे पास, जो कि एक यूनिक है। इसके अलावा इस कैट का कोई ब्रा नहीं हो सकता। तो हर कैट का एक यूनिक ब्रा होता है, हर वेव फंक्शन का एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यूनिक होता है, मखसूस होता है, जो कि उसी का ही हो सकता है। ये था हमारे पास कैट का ब्रा। ये तो पहले प्रॉपर्टी थी। और हमारे पास में एक कॉमन नोटेशन भी होती है कि हमारे पास अगर ये एक कोई स्केलर, कोई हमारे पास स्केलर क्वांटिटी अगर इस वेव फंक्शन के साथ मल्टीपल हो, अगर हम इसको बाय लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये हमारे पास ऐसे बाहर आ सकती है और कैट हमारे पास ऐसे ही रहेगा। इसी तरह बिल्कुल हमारे पास ब्रा में भी यही होता है कि अगर कोई हमारे पास मौजूद है स्केलर क्वांटिटी जो कि हमारे पास इसके साथ मल्टीपल हो रही है, तो वो भी हमारे पास बाहर आ सकती है, लेकिन वो हमारे पास किसकी फॉर्म में आएगी, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में, क्योंकि कैट जो ब्रा था वो कैट का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट था, तो वो ये हमारे पास बाहर आ गया। और पीछे हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं जिस तरह हमने इसको लिखा था। तो ये हमारे पास कुछ कैट और ब्रा की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब हम देखते हैं इनर प्रोडक्ट। हम स्टूडेंट लास्ट पे देखेंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ये जो नोटेशन है इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या वजह थी कि हमारे पास इसकी ज़रूरत पड़ी। तो अब हम देखते हैं इनर प्रोडक्ट वो हमारे पास है क्या, और उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और देन हम देखेंगे कि क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। तो अब हम देखते हैं हमारे पास इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हम एक ब्रा को लें और एक कट को लें और दोनों को मल्टीपल कर दें, तो जो रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास कहलाता है इनर प्रोडक्ट। क्या स्टूडेंट, हमारे पास क्या करना, एक ब्रा को उठाना है, एक कैट को उठाना है, दोनों को मल्टीपल कर देना है, तो जो रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट में चीज आएगी वो हमारे पास कहलाएगी इनर प्रोडक्ट। क्या स्टूडेंट, एक ब्रा को उठाया, एक कट को उठाया, दोनों को मल्टीपल किया, जो रिजल्ट में हमें चीज मिली वो हमारे पास कहलाएगी इनर प्रोडक्ट। तो बिल्कुल उसी तरह हमने हमने एक ब्रा लिया और ये हमारे पास एक कैट लिया, ये हमारे पास ब्रा था, ये हमारे पास कैट था। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से जो हमारे पास रिजल्ट में चीज मिली उसको हम कहेंगे इनर प्रोडक्ट। हमारे पास वो कहलाएगा इनर प्रोडक्ट। क्या स्टूडेंट, हमारे पास ब्रा और कैट को इकट्ठा किया, उनको मल्टीपल किया, तो जो रिजल्ट में हमें चीज मिली उसको हम कहते हैं इनर प्रोडक्ट। अब सिंपली है तो ये इतना सारा इनर प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या हैं। इनर प्रोडक्ट ये था कि हमारे पास ब्रा और कैट मल्टीपल होते हैं, और जो आउटर प्रोडक्ट होता है उसमें हमारे पास कैट और ब्रा मल्टीपल होते हैं। इसमें ब्रा कैट, आउटर प्रोडक्ट में हमारे पास कैट और ब्रा होता है। ये हमारे पास एक कैट होता है और ये एक हमारे पास ब्रा होता है। तो हमारे पास ये इस तरह होगा। ये हमारे पास क्या होता है, आउटर प्रोडक्ट। इसका हमारे पास एक अलग
लेक्चर होगा। तो आउटर प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है, कैट और ब्रा को इकट्ठा करें तो आउटर प्रोडक्ट, और हमारे पास एक ब्रा और एक कैट को इकट्ठा करें तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट रिजल्ट में मिलता है। अब इस इनर प्रोडक्ट की भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। अब सबसे पहले और इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास होती है कि हमारे पास अगर दो वे फंक्शन है उनका हमारे पास इनर प्रोडक्ट है तो वो हमारे पास कभी भी इक्वल नहीं होगा अगर हम उनकी जगह को चेंज कर दें। तो ये याद रखना स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हमारे पास कभी भी दो वे फंक्शन का इनर प्रोडक्ट बराबर नहीं होगा अगर हम उनकी जगह को चेंज कर दें। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो दो वे फंक्शन है इनका इनर प्रोडक्ट कभी भी इक्वल नहीं होगा अगर हम उनकी जगह को चेंज कर दें। तो इक्वल कब होगा, जब हम इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो उस वक्त हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये है, अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लें तो उस वक्त हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि अब क्या हुआ, हमारे पास लिया हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो ये हमारे पास ब्रा कैट में कन्वर्ट हो गया, ये देखो ब्रा कैट में कन्वर्ट हो गया, और हमारे पास कैट किस में कन्वर्ट हो गया, ब्रा में। तो उस वक्त हमारे पास ये दोनों इक्वल आ सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास डायरेक्टली ये दोनों इक्वल नहीं होते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और अक्सर हमारे पास ये पूछा जाता है कि बताओ इसको प्रूव करो। अगर तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ना कहा तो वो इक्वल नहीं आएंगे, और अगर हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऊपर हुआ तो उस वक्त दो दोनों का रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट निकाल के हम उसका सिंपली कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेंगे तो वो हमारे पास इसके इक्वल होगा। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज थी। अब अगर हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो ये कहता है कि अगर हमारे पास दोनों जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल आ जाए तो उसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। ये हमारे पास वो नॉर्मलाइज वेक्टर कहलाते हैं। जो कैट हमारे पास था वो नॉर्मलाइज हो जाता है जब दोनों का इनर प्रोडक्ट बराबर आ जाए 1 के। तो अगर हमारे पास ये बराबर दोनों का 1 के इक्वल आ जाए तो उस वक्त हमारे पास ये कहलाता है नॉर्मलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो जब दोनों हमारे पास कैट का इनर प्रोडक्ट लिया वो हमारे पास 1 आ गया, 1 के इक्वल आ गया, तो उस वक्त हमारे पास वो इनर प्रोडक्ट नॉर्मलाइज कहलाएगा। और अगर हमारे पास वो 0 के इक्वल आ गया तो वो हमारे पास ऑर्थोगोनल कहलाएगा। अक्सर ये हमारे पास इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं और हम करेंगे भी, हम नॉर्मलाइजेशन वेक्टर को करेंगे, उसको प्रूव करेंगे, क्योंकि इसी में से अक्सर हमारे पास न्यूमेरिकल यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। तो ऑर्थोगोनल क्या है, अगर दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 आ गया तो वो दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल कहलाएंगे, और अगर 1 के इक्वल आ गया तो उस वक्त वो दोनों वेक्टर आपस में नॉर्मलाइजेशन बन जाएंगे। ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट की कुछ हमारे पास जो थी हमारे प्रॉपर्टीज वो थी। अब हमारे पास अगर 1 तो उस वक्त ही नॉर्मलाइजेशन, अगर हमारे पास इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये हमारे पास ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज कहलाता है कि जब दो कैट का इनर प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए तो वो ऑर्थोगोनल आपस में कहलाती हैं। ये थी हमारे पास नॉर्मलाइजेशन या हमारे पास डायराक नोटेशन, जिसमें हमने जो हमारे पास वेव फंक्शन था उसको सिंपली रिप्रेजेंट किया कैट ब्रा से, और फिर हमने इनर प्रोडक्ट लिया। अब हमारे पास ये पढ़ लिया, हम न्यूमेरिकल भी देखते हैं अभी, लेकिन सबसे पहले ये कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। कैट हमारे पास सिंपली हमारे पास जिस तरह उधर वे में हमने वेव फंक्शन को y से रिप्रेजेंट किया था, इसी तरह हमारे पास क्वांटम में वो हमारे पास साई बन गया। तो जब साई हमारे पास आ गया तो उसको हमने कैट और ब्रा में क्यों लिखा, ये हमारे पास, अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैट और ब्रा में क्यों लिखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो दो, हमने पहले भी देखा कि हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है। ये हमारे पास क्वांटम थी, एक हमारे पास उसका वेव नेचर था। क्वांटम 1 में हम सारा जो वेव फंक्शन पढ़ते हैं वो वेव वाला पढ़ते हैं। वेव से मुराद वो साइनोसाइडल के फॉर्म में होता है, साइन या कोस इसकी फॉर्म में होता है। उसके साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसको हम साइन या कोस से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम
उस पार्टिकल के साथ जो वेव फंक्शन है उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमारे पास ये जो इस तरह ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास इस वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका भी वही मीनिंग होगा जो कि हमारे पास साइन वाली वेव का मीनिंग होता है। ये हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा, बस ये फर्क होगा, लेकिन इसका मीनिंग भी बिल्कुल उसी तरह का सेम होगा। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैट और ब्रा को ही क्यों पढ़ रहे हैं। हमारे पास जो वेव फंक्शन था उसका हमारे पास पहला तो आ गया कि हमने उसको वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन अब हम उसको क्यों लिखते हैं कैट और ब्रा की फॉर्म में। तो स्टूडेंट, हमारे पास अगर एक पार्टिकल की कई सारी वेव फंक्शन हो, फर्ज करो एक पार्टिकल एक बॉक्स में है, ये वाला एक बॉक्स में हमारे पास ये एक क्वांटम पार्टिकल है। पहले हमने उसकी एनर्जी मेजर की, वो हमारे पास आई E1, फिर हमने उस पार्टिकल की एनर्जी मेजर की, वो हमारे पास आ गई E2, फिर हमने उस क्वांटम पार्टिकल की एनर्जी मेजर की तो वो हमारे पास आ गई E3। अब हर एनर्जी के रिलेटेड एक अलग उस पार्टिकल का वेव फंक्शन होगा जो उस E1 को देगा। जब हमने दूसरी दफा किया तो उसका वेव फंक्शन भी चेंज हो जाएगा जो कि हमारे पास एनर्जी E2 देगा। तीसरी दफा जब हमारे पास पार्टिकल की एनर्जी E3 आई तो उसके रिलेटेड जो उसके साथ वेव फंक्शन मूव कर रहा है वो भी चेंज हो जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा psi3। ये हमारे पास क्या बन जाएगा psi2, और ये हमारे पास psi1। अब अगर हमने इस पार्टिकल का एक वेव फंक्शन लिखना हो, ये तो हमारे पास कई सारे वेव फंक्शन शो कर रहा है, कई सारी एनर्जी हमारे पास मिल रही है, लेकिन हमारे पास इन सब वेव फंक्शन को इकट्ठा करके एक वेव फंक्शन लिखना जो कि इस पार्टिकल की हमारे पास जो हमारे पास क्वांटिटीज है उसको शो करे, हमें सारी इंफॉर्मेशन दे, कब वही 1 देगा, कब वही 2 देगा, कब वही 3 देगा, एक वेव फंक्शन से। ये तो सारे वेव फंक्शन है, एक वेव फंक्शन से अगर हमें मिले तो उसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को हमने इकट्ठा करके एक अलग वेव फंक्शन ले लिया तो उसको हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास इधर एक स्केलर क्वांटिटी होगी और हमारे पास इधर ये psi1, इधर फिर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी ये हमारे पास psi2, इधर फिर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी ये हमारे पास psi3 होगा। और अगर अब हमारे पास ये वेव फंक्शन किसकी फॉर्म में है, सुपरपोजिशन की फॉर्म में एक वेव फंक्शन से मिलकर हमें बना है। अब जब हम इस वेव फंक्शन को सोल्व करेंगे तो उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है कैट एंड ब्रा की। क्या स्टूडेंट, हमारे पास जब हम इस तरह के वेव फंक्शन को सोल्व करें या हमारे पास जो वेव फंक्शन मैट्रिक्स की फॉर्म में हो, उस वक्त जो वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। जिस तरह हमारे पास इनर प्रोडक्ट होता है ना स्टूडेंट, हमारे पास यही होता है ना हमारे पास इनर प्रोडक्ट, इसको हम वेव की फॉर्म में लिखे तो हमारे या इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखे तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास इंटीग्रेशन की फॉर्म में, तो ये हमारे पास कैट और ब्रा की फॉर्म में होता है। तो अगर हमारे पास वेव फंक्शन की शक्ल साइन वाली है, वो हमारे पास वेव की फॉर्म में साइनोसाइडल या हमारे पास कोस की वेव की फॉर्म में है, तो उस वक्त हम इस हमारे पास फार्मूले को यूज करेंगे जो कि हमारे पास इंटीग्रेशन वाला होगा। लेकिन अगर हमारे पास मैट्रिक्स, हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाए इस तरह, उसके साथ कई वेव फंक्शन और वो उन सब से मिलकर बना हो, या अगर हमारे पास वेव फंक्शन मैट्रिक्स की फॉर्म में हो, उस वक्त हम उसको इस तरह लिख सकेंगे। अब ऐसे तो नहीं ना कि हमारे पास हम कभी हमने मैट्रिक्स की तो इंटीग्रेशन नहीं ना की स्टूडेंट, इंटीग्रेशन तो स्टूडेंट अब आपको याद होगी हमने कभी भी हम दो मैट्रिक्स की तो इंटीग्रेशन नहीं ना की। ये हमारे पास चलो जी ये एक मैट्रिक्स की इंटीग्रेशन किया है, कभी हमने ऐसा तो नहीं ना किया। हमने हमेशा कोई भी फंक्शन या स्केलर होता है या हमारे पास वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है या हमारे पास वो इस एक्स का फंक्शन होता है, उस फंक्शन की हमारे पास इंटीग्रेशन होती है जो कि एक्स की फॉर्म में, जिस तरह हमारे पास साइनोसाइडल होता है साइन एक्स कोज एक्स, जिस तरह हमारे पास हमने वो वेव फंक्शन देखा का साइन एन, ये हमारे पास वो ऐसे इस तरह होता है। ये हमारे पास वो हमारे पास वेव फंक्शन था जो कि हमारे पास किसकी फॉर्म में है, एक्स की फॉर्म में। और अगर हमने इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन करनी है, इसकी तो आ जाएगी हमारे पास जो कि हमारे पास इस फॉर्म में होगी, क्योंकि हमारे पास एक्स हमारे पास फंक्शन है जो कि हमारे पास डी एक्स के हिसाब से उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। लेकिन ना हमारे पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर हमने इंटीग्रेशन करनी हो, अगर हमने मैट्रिक्स की इंटीग्रेशन करनी तो वो हमारे पास कभी भी नहीं आएगी, वो तो हमारे पास नहीं ना आ सकती। तो इसलिए वेव फंक्शन को जब मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा
या जब वेव फंक्शन हमारे पास कई सारे वेव फंक्शन का मजमुआ होगा, उस वक्त हम यूज करेंगे डिराक नोटेशन या कैट एंड ब्रा नोटेशन। ये थी इसकी इंपॉर्टेंस, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। एवं नहीं हमने इसको उठाकर पढ़ लिया। जिस तरह फर्ज करो अगर हमने अब ये मैट्रिक्स था, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था सपोज करो, तो अब अगर हमने इनर प्रोडक्ट निकालना तो हम क्या करते हैं, ब्रा लेते हैं। तो ब्रा हमारे पास क्या होता है, सिंपली कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। अगर हमारे पास अयोटा वाली हो तो उसको हम लिख लेते हैं, अगर ना हो तो फिर हम उसका सिंपली ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 1 बन जाएगा और ये हमारे पास इस तरह, ये हमारे पास अब ब्रा आ गया। तो अब अगर हमने इसको शो करना है तो इस वक्त अगर हमने अब इसका इनर प्रोडक्ट लेना तो हम क्या करेंगे, ये वाला लेंगे, पहले ब्रा लिखेंगे जो ये था 2 1 1 और हमारे पास कैट क्या था इसका 2 1, हमारे पास 2 1। तो देखो स्टूडेंट, हमने जब वेव फंक्शन मैट्रिक्स की फॉर्म में था तो उस वक्त उसका हमने कैट और ब्रा इनर प्रोडक्ट इस तरह लिख लिया, जो कि हमारे पास जब कैट और ब्रा या जो हमारे पास जो वेव फंक्शन मैट्रिक्स की फॉर्म में था उसको हमने इस फॉर्म में नहीं लिखा। इस फॉर्म में हम उसी वक्त लिखेंगे जब हमारे पास वेव फंक्शन साइन की फॉर्म में होगा। अदरवाइज हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, कैट और ब्रा यूज करेंगे, या वेव फंक्शन हमारे पास वे कई सारे वेव फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो, उस वक्त हमारे पास जो यूज करते हैं वो होती है कैट एंड ब्रा। ये थी इसकी इंपॉर्टेंस, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। क्वांटम में कोई चीज भी स्टूडेंट याद रखना ऐसे नहीं है, क्वांटम का फिजिक्स जितनी भी है उसमें कोई चीज भी हमारे पास बेसूद नहीं है, उसका कुछ ना कुछ यूज है, तभी हम उसको पढ़ते हैं। तो जब हमारे पास सिंपली वेव फंक्शन वेव की फॉर्म में हो तो उस वक्त हम ये वाला फार्मूला, जब हमारे पास वेव फंक्शन मैट्रिक्स या कई सारे वेव फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो तो उस वक्त हम यूज करते हैं डिराक नोटेशन या कैट एंड ब्रा नोटेशन। ये थी इसकी इंपॉर्टेंस। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल को, कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास हम देखते हैं, हम नॉर्मलाइजेशन से हमारे पास एक न्यूमेरिकल करेंगे, आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर। स्टूडेंट वो हमारे पास कहता है कि हमारे पास ये एक वेक्टर है कैट है, हमने कहा था कि हमारे पास हमेशा कैट एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा, रो में कभी भी नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि हमारे पास एक ये कैट है। अब वो ये कहता है कि बताओ हमारे पास ये नॉर्मलाइजेशन है या नहीं, अगर तो है फिर तो ठीक, अगर नहीं तो वो कहता है कि इसको नॉर्मलाइज करो, इसको नॉर्मलाइज करो। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारे पास हमने इसकी क्या निकालनी है, हमने नॉर्मलाइजेशन करना है, हमने नॉर्मलाइजेशन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनर प्रोडक्ट लेंगे, अगर वो 1 के इक्वल है तो फिर तो नॉर्मलाइजेशन है, अगर नहीं तो फिर हम उसको बनाएंगे नॉर्मलाइजेशन। तो अब हम सबसे पहले हमारा क्या काम है, इनर प्रोडक्ट लेना, जो कि हमारे पास क्या होता है, ब्रा और कैट का इनर प्रोडक्ट होता है। तो अब हमने इसका ब्रा लेना है, तो हमारे पास जो ब्रा वेक्टर आएगा वो हमारे पास आएगा, क्या हम करते हैं पहले सबसे हम वो बार लेते हैं, फिर हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब हमने बार लिया तो वो 1 ये माइनस से आ जाएगा, और जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास इसकी फॉर्म में आ जाएगा, और ये देखो एक रो मैट्रिक्स बन गया। स्टूडेंट ब्रा हमेशा रो की फॉर्म में होगा और हमारे पास जो कैट है वो हमेशा कॉलम की फॉर्म में होगा। अब हमने इनर प्रोडक्ट लेना है, अब हमने लेना है इनर प्रोडक्ट, तो हम ब्रा की वैल्यू पहले पुट करते हैं, फिर कैट की पुट करते हैं, और ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है 1 1, और ये प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर -1, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर हमारे पास 2 बन जाएगा। तो अगर तो हमारे पास ये इनर प्रोडक्ट 1 के इक्वल आता तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास जो कैट है ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन है। लेकिन अब हमारे पास वो किसके इक्वल आया 2 के, तो अब हमारा नेक्स्ट काम है हमने इसको नॉर्मलाइजेशन बनाना है, हमने इसको नॉर्मलाइजेशन बनाना है। तो हम क्या करते हैं, अब हम इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज बनाएंगे। तो इसका क्या तरीकेकार है, पहला तो ये कि हमारे पास 1 के इक्वल आता वो नॉर्मलाइजेशन था, अगर नहीं आया तो अब हम उसको बनाएंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, उसको नॉर्मलाइजेशन बनाना। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये जो वेव फंक्शन था वो हमारे पास अब इसकी फॉर्म में है, ये हमने एक कांस्टेंट साथ में लिखा 1 अयोटा। अब हमने ये एक कांस्टेंट लिखा, जब हम कहेंगे कि हमारे पास ये वाला वेव फंक्शन अब नॉर्मलाइज है,
तो अगर ये वाला वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो इसका हमारे पास ज़ाहिर बात है फिर जो इनर प्रोडक्ट है वो भी 1 के इक्वल होगा। तो हमारे पास ये पहले बरा लेते हैं, बरा हमारे पास इसका आएगा ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और साथ में हमारे पास 1 माइनस आयोटा। हम वैल्यू पुट कर देते हैं इधर। जब हमने बरा की वैल्यू पुट की तो ये स्टार लिखा, साथ में हमारे पास 1 माइनस आयोटा और साथ में अब हमारे पास ये जो कैट था। अब हमारे पास ए और ए स्टार हमारे पास स्टूडेंट इक्वल होते हैं, ये हमारे पास ए स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो अब हमारे पास ये आ गए स्क्वायर के और ये हमारे पास हमने कहा था कि ये अब नॉर्मलाइज है। जब सिंपली ये था कैट तो उस वक्त हमारे पास वो 2 के इक्वल आ रहा था। अब हमने कहा कि कैट हमारे पास साथ में एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ गई है, तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये नॉर्मलाइज है, तभी हमने साथ में स्केलर लिखा। तो नॉर्मलाइज है तो हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, 1 के। जब नॉर्मलाइजेशन है तो फिर वो 1 के इक्वल होगा। अब हमारे पास ये क्या बन गया, ये ए और ए स्क्वायर मिल गए, ये हमने पहले निकाल लिया था, तो ये हमारे पास 2 आ गया और ये किसके इक्वल है, 1 के। अब हमारे पास यहाँ से ए क्या आ जाएगा, ये उधर नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। तो 1/2 अंडर रूट किसकी वैल्यू है, ए की। तो हमारे पास जो साई बना वो क्या था, 1/2 अंडर रूट और साथ में ही हमारे पास कैट। तो इस जब ये वाला वेव फंक्शन हम यूज करेंगे तो फिर हमारे पास दोनों का इनर प्रोडक्ट 1 आएगा, 1 आएगा। ये हमने नया कट निकाला, वो वाला कट था वो हमारे पास 2 के इक्वल था, वो नॉर्मलाइज नहीं था। जब हमने ये वाला वेव फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला कट यूज करेंगे तो फिर हमारे पास 1 आएगा। कैसे आएगा स्टूडेंट हमारे पास, क्योंकि इसका और इसका तो हमारे पास हमें पता कि ये हमारे पास क्या है, 2, हमारे पास वो 2 के इक्वल है। इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल था, 2 के। और जब हमने इन दोनों को मल्टीपल किया हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ रहा था, ए स्क्वायर। तो 1/2 जो हमारे पास इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, ये हमारे पास कैट है ना। जब बरा लेंगे तो वो बरा भी तो हमारे पास इसके साथ ही आएगा ना। जब हमने इसका और इसको कैट का 1/2 अंडर रूट और बरा का 1/2 अंडर रूट को मल्टीपल किया तो वो हमारे पास 1/2 बनेगा। और इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास स्टूडेंट क्या था, इन कैट का 1/2 अंडर रूट और बरा का 1/2 अंडर रूट क्या बनेगा, 1/2 और साथ में हमारे पास क्या था, ये वाला और इसका बरा। तो उन दोनों का रिजल्ट क्या था, सिंपली 2। तो वो हमारे पास 2 मल्टीपल होकर 1 बन जाएंगे। तो ये था इसके पीछे लॉजिक थे। हम जब सिंपली कट लिया तो उस वक्त वो 2 के इक्वल आता, लेकिन जब हमने साथ में कोएफिशिएंट लिया और उसको 1 के इक्वल रखा तो हमने कहा कि ये नॉर्मलाइज है। जब ए की वैल्यू आई 1/2 अंडर रूट, तो उस वक्त अगर हम उनको इनर प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि 1/2 अंडर रूट कैट का और 1/2 अंडर रूट बरा का मल्टीपल होकर 1/2 आ जाएंगे। और 2 हमारे पास जो इन दोनों का इनर प्रोडक्ट था वो था, तो दो से हमारे पास कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास 1 आएगा, जो ये बताता है कि हमारे पास ये जो कट है ये हमारे पास नॉर्मलाइज है। तो ये था हमारे पास कैट और बरा नोटेशन। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए कि हमारे पास कैट है क्या, बरा क्या है, इनर प्रोडक्ट क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, हमारे पास क्यों हम इनको पढ़ते हैं, और हमारे पास जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं यूनिवर्सिटी में वो हमारे पास क्या थे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।